Hello student, welcome to the tutorial of Binayak Inter College Khajurat Ayodhya. I will be teaching you chemistry of class 12th. Let's start next lecture of chemical kinetics. तो प्यारे बच्चों, हम औसत वेग के व्यंजक निकालने की केस नंबर सेकंड पे हैं और केस सेकंड क्या कहता है, हमने केस सेकंड के अंदर ऐसी अभिक्रियाओं को सिलेक्ट किया है जिनमें स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट एक से ज़्यादा है, एक नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट N1 है, इसका स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट N2 है, इसका स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट M1 है और इसका स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट M2 है। प्यारे बच्चों, जब इनके लिए हम वेग का व्यंजक लिखते हैं तो चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, सभी के बनने या ख़त्म होने की रेट में उसके स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ए के ख़त्म होने की दर क्या है, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। तो जब इसको हम वेग व्यंजक में लिखेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, उसके स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे जो कि है N1। तो हमने N1 से डिवाइड कर दिया। वैसे हमने अभिकारक बी का रेट लिखते समय उसके N2 से डिवाइड कर दिया। सी को हमने वेग व्यंजक में लिखते हुए हमने उसके स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट M1 से डिवाइड कर दिया। और वैसे डी को वेग व्यंजक में लिखते समय हमने इसको उसके स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट M2 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड क्यों किया जाता है, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटे से व्यवहारिक एग्जाम्पल पर आते हैं। और व्यवहारिक एग्जाम्पल हमने ले रखा है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अगर हम प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना चाहें N2 के ख़त्म होने की दर तो माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी है। H2 के ख़त्म होने की दर माइनस डेल H2 अपॉन डेल टी है। NH3 के बनने की दर डेल NH3 अपॉन डेल टी है। प्यारे बच्चों, अगर आप यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। यदि हम प्यारे बच्चों बात करें, जितनी समय में 1 मोल N2 का ख़त्म हो रहा है उतने ही समय में H2 के 3 मोल ख़त्म हो रहे हैं और उतने ही समय में NH3 के 2 मोल बन जा रहे हैं। यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को x मान लें तो यदि हम रासायनिक अभिक्रिया के रेट को x मान लें तो इसका x हो जाएगा। लेकिन जितना देर में N2 ख़त्म हो रहा है उतना देर में जो H2 है वो 3 गुना ज़्यादा ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। इसका मतलब इसका रेट यहाँ पर 3x हो जाएगा। और हम जान रहे हैं जितना देर में ये 3x ख़त्म हो रहा है, 3 टाइम ख़त्म हो रहा है, उतने ही देर में यहाँ पर 2 टाइम अमोनिया बन रही है। मतलब अमोनिया के जो बनने का रेट है वो कितना चल रहा है, दुगना चल रहा है, 2x कर दीजिए। अब अगर हम बात करें, क्या इनको हम बराबर करके लिख सकते हैं अपने व्यंजक के अंदर? कभी नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके रेट में इक्वालिटी नहीं है। ये x है तो ये 3 गुना तेज़ी से चल रहा है, ये 2 गुना तेज़ी से चल रहा है। अगर रासायनिक अभिक्रिया के रेट से बात करें तो अगर इनको हमें बराबर लिखना है तो क्या किया जाए कि इनका जो स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे से डिवाइड कर दिया जाए। अब स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, अगर इसकी बात करें, इसका स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु अगर हम बात करें H2 में तो इसका स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है। तो अगर स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3x डिवाइड बाई 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। और वैसे अगर हम क्या करेंगे, जो अमोनिया के बनने का रेट है उसमें अगर हम उसके स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 से ही बचेगा। तो इसमें भी x और x हो जाएगा, तो उसको हम क्या करते हैं, बराबर लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जब स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रेजेंट होता है तो उनका वेग व्यंजक लिखते समय उनके स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, जिससे इक्वेशन बना रहे। और यही उसके रासायनिक अभिक्रिया का रेट होता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग व्यंजक होता है। धन्यवाद बच्चों।